कि हमेशा से बलूचिस्तान के बारे में बहुत कहा जाता है कि वहां पर इंडियन इंटरफेरेंस है, वहां पे लोग जा रहे हैं और मुदाखलत कर रहे हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले त्याग जी को वेलकम कहूंगा फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू। बात सबसे पहले अगर बलूचिस्तान को हम देखते हैं तो बलूचिस्तान का इशू जो है काफी एक तो पुराना इशू है, लेकिन कभी इसमें बहुत ज्यादा तेजी आती है और कभी ये स्लो हो जाता है, लेकिन ये चलता रहता है, किसी न किसी सूरत ये चलता रहता है। इस तरीके से जब यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, हमारी फोर्सेस को कोई मतलब झगड़ा वगैरह होता है और उसमें हमारी फोर्सेस को जिसे कहते हैं कैजुअल्टीज होती हैं और हुई हैं, मतलब पिछले अगर हम 2-3 महीने को देख लें तो हुई है। लास्ट ईयर हुई थी 2019 में 2-3 बड़े अटैक्स हुए थे वहां पर, वहां के पॉलिटिकल लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें हमारे पास रईसानी साहब, सिराज रईसानी साहब हमारे पास 2018 इलेक्शन में, जहां पे सबसे बड़ा अटैक था जिसमें 205 लोग मतलब जिनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद एक और अटैक जो लॉयर्स के ऊपर हुआ था के अंदर, मतलब उसमें 98 कैजुअल्टीज हुई थी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स जो है, पल कंटिनेंटल होटल जो है गवादर के अंदर, वहां पे 2019 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। ये अलग बात है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा लोग स्टे नहीं होता लोगों का, क्योंकि अभी नया शहर बन रहा है, तो उस वजह से मैं कहूंगा 6 या 7 लोगों की वहां पे डेथ हुई थी। या फिर लास्ट ईयर उर्माड़ा का हुआ था, हमारी फोर्सेस के लोग, उसमें से एयरफोर्स एंड नेवी के उनकी कैजुअल्टीज हुई थी 14 या 15 लोगों की। तो ये चीज कंटिन्यूसली चल रही है, और जब ये चलती है तो यकीनन जब कभी भी अगर आप बात करते हैं टेररिज्म की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया में सबसे ज्यादा फेस करने वाला मुल्क है टेररिज्म को, हर तरीके से की। उसमें मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा कि ये किसी मुल्क की तरफ से थी, कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी है गलतियां, हमारी जो पुरानी हुकूमतें थी उनकी तरफ से इस किस्म की गलतियां हुई है, जिसकी वजह से ये चीज हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन जी, आवाज आ रही है आपकी? That's gone, I think. नहीं, एक मिनट। आई थिंक कोई कॉल, ये जब कॉल भी आती है तो ये मोबाइल जो है ना, हाँ, राइट आते हैं। जी जी, आवाज आ रही है? चलिए, मुझे आवाज नहीं, मुझे फ्रीज आप दोनों हो गए थे, तो इस वजह से मैं रुक गया था। मेरा ख्याल मेरे इंटरनेट कनेक्शन में मतलब इशू आ रहा था, आई डोंट नो दैट। हाँ, आप मोबाइल डेटा भी ऑन कर दीजिए ना। ओके, मेरी दोनों चीजें ऑन है, मुझे नहीं पता कि क्या इशू हुआ, लेकिन ओके फाइन। मैंने कहा कि टेररिज्म एक ऐसी मतलब बला है, एक वबा है, मैं कहूंगा पैंडेमिक कहूंगा इसको, कि पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा फेस किया है। कुछ उसमें पाकिस्तान की अपनी गलतियां भी थी, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, जिसमें सबसे बड़ा हमें जिस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा तो वो था अफगान जिहाद के नाम से। जब हमने उसमें हिस्सा लिया, उसको हमने जिहाद कहा, तो उसका हमें एक जिसे कहते हैं कि उसको हमें एक फायर बैक, मैं कहूंगा कि उससे हमें बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जब उसको नो डाउट कि हमारी फोर्सेस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया था, बहुत हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उस सारी चीजों के बावजूद भी जब तक आपके किसी मुल्क में अगर टेररिज्म होती है तो ठीक है, एक लिमिटेड टेररिज्म, कोई बंदा, कोई ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप्स हमारे यहाँ भी है, मतलब बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में हमारा पुराना पाटा जो है, दैट इज नाउ द पार्ट ऑफ द खैबर पुख्तनख्वा, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स थे छोटे छोटे, लेकिन अगर उनको बैकअप ना हो, क्योंकि ये बगैर फाइनेंस के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, और एक प्रोफेशनल फोर्स के खिलाफ, बेशक वो हिंदुस्तान की फोर्स हो या पाकिस्तान की फोर्स हो, बल्कि या दुनिया की कोई भी फोर्स हो सकती है, उनके खिलाफ अगर आप लड़ते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बैकअप चाहिए। तो इस वजह से ये हमें जो गिला लगा रहता है, ये मतलब जिस तरीके से कश्मीर में क्लेम करते हैं कि यार हमने ये किया, लेकिन अगर कश्मीर की कैजुअल्टीज को देखें और हमारे मुल्क की कैजुअल्टीज को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि दोनों इशूज बिल्कुल डिफरेंट है। कश्मीर को मैं बिल्कुल मिक्सअप नहीं करूंगा बलूचिस्तान के साथ, दोनों के स्टेटस मतलब अगर हम 5 अगस्त 2019 से बात करें तो उनका टोटल स्टेटस डिफरेंट था, इन्होंने उसका स्टेटस चेंज किया, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी चीजें ये कहते हैं कि यार आप बलूचिस्तान में करते हैं, वहां पे मिसिंग पर्सन है, वहां पे ये है, वहां पे वो, बिल्कुल होती हैं ये चीजें, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन वहां पर
उस इंसर्जेंट्स को एक बैकअप सपोर्ट मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो एक प्रोफेशनल फोर्स के खिलाफ उनके ऊपर अटैक्स करते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक्स करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कार्रवाइयां करते हैं और उससे आपको लॉस होता है। और ये आप समझते हैं कि भारत बैकअप दे रहा है? मेरे ख्याल में सिर्फ भारत की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ भारत की है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों के मतलब मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि दुबई मतलब एक वो कर रहा होता है, लेकिन दुबई को खतरा है। अगर गवादर पोर्ट ऑपरेट होता है तो उनको खतरा है, अगर गवादर पोर्ट ऑपरेट होता है तो ईरान को खतरा है। मैं ये बिल्कुल इसमें कोई वो शक नहीं कहूंगा, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से हर कोई अपना काम कर रहा होता है। अगर हिंदुस्तान को कोई मौका मिलता तो अपने तरीके से लाजमी सी बात है कार्रवाई करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई वहां पे जाके इन्होंने मतलब किश्तियों में बैठा के लोग ये वहां पे भिजवा देंगे, लेकिन वहां पे ऑलरेडी इंसर्जेंसी है। तो जब आपको एक जिसे कहते हैं एक वॉर फील्ड अवेलेबल होती है तो उसके अंदर आप मतलब आग को भड़का सकते हैं। तो ये एक चीज जो मेन असल चीज है, तो ये एक रीजन है। लेकिन कलभूषण के पकड़ने के बाद ये चीज जरा ज्यादा मैं कहूंगा कि हो गई, और मतलब उसके बाद ज्यादा शोर उठा कि भाई अगर इस बंदे को हमने पकड़ा तो ये सपोर्ट कर रहा था, ये कोई बंदूक उठा के नहीं लड़ रहा था, सपोर्ट कर रहा था इस चीज को। मतलब उसने अपना कॉन्फेस भी किया था अपने एक स्टेटमेंट के अंदर। बिल्कुल ठीक। जी त्यागी साहब, आपने फखर की बात सुनी, तो मेरा आपसे यही सवाल है, तो आपने जो बात सुनी आप उस पर भी कमेंट करें, लेकिन साथ ही जो गवादर पोर्ट बन रहा है उसको आप लोग इतने परेशान रहते हैं कि जी चाइनीज के साथ हम क्यों काम कर रहे हैं, उसको भारत अपने लिए भी क्यों नहीं ताकत बना लेता, क्यों नहीं मिलके कोई काम करते वहां पर, बजाय सारे वक्त हमें पॉइंट आउट करते रहे कि जी आप तो चाइनीज को बिक गए हैं, आप तो चाइनीज को ये हो गए हैं। तो क्यों भारत पॉजिटिव नहीं सोच रहा? देखिए, सबसे पहले तो हम बलोच की बात करते हैं। जिस तरह से सारी सिचुएशन हुई है बलोच का अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर जितना भी आपका बलोचिस्तान है, पंजाब सिंध है, खैबर पख्तून है, ये जितना टोटल एरिया है करीब 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज टेक्निकली 43% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान। एक चीज। दूसरी तरफ जो सिचुएशन क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आप कह सकते हैं, लेकिन आपके इंटरनल काउंटर पार्ट कितने ज्यादा हैं। अगर आप बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आप एक नाम लेंगे, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी वहां की लगातार एक इंडिपेंडेंस के लिए, बलोच के लिए लड़ती रही है। और कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर आप सेल्फ उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से एक सैंडविच की तरह बन गया है बलोच, और जिस तरह से वहां पर कैजुअलिटीज की आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी मीडिया में हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो, किस तरह से ब्रूटल फोर्स वहां पर काम करती है, तमाम तरह की चीजें बाहर आती हैं। उसी के बाद जो वहां की लोकल पार्टीज जिनके मैंने आपको नाम गिनाए वो बाहर निकल कर आती हैं और हमेशा कहती हैं कि बलोच एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी होना चाहिए। अभी आपने मुझे लगता है कुछ ही दिन पहले शायद इंटरव्यू किया था एक व्यक्ति का, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी उनसे भी आपकी काफी अच्छी इस बारे में बात हुई होगी। हमारा सिर्फ मानना इतना है कि जहां तक बात बलोचिस्तान की है वो आपका अपना एक इंटरनल इशू है, लेकिन बलोचिस्तान लगातार इस तरह की आवाजें उठाता रहा है। हाँ, कुलभूषण यादव में आपने इंडिया को एक्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब आप गए तो वहां पर आप लगातार जो काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे थे, उसके बाद काउंसलर एक्सेस मिला और तमाम तरह की चीजें। दूसरा, जो आपने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका हाथ था या फिर उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट थी पीछे से, मेरा मानना सिर्फ इतना है, हिंदुस्तान में अगर मैं आईपीसी की भी बात करूं या संविधान की भी बात करूं, पुलिस किस तरह से किस लोगों को लेकर और किस तरह से उनसे चीजें आगे एक्यूज करती है और उन चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करती है, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कुलभूषण यादव ने कोई ऐसा काम किया है, तो काउंसलर एक्सेस के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहते कि ठीक है, आप अपने लॉयर लाइए और यहां पर केस लड़िए, एक फेयर ट्रायल होने देते। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के सारे रास्तों को रोक देना, किसी एक व्यक्ति को उठाना जो एक फौज में था और व्यापार के लिए गया हुआ था, उसको कहीं से उठाकर कहीं और एग्जीक्यूट करना और तमाम तरह की चीजें, मुझे लगता है एक क्वेश्चन उठता है और वो आईसीजे में दिखा भी है। बहरहाल काउंसलर एक्सेस हमें मिला है, आगे चीजें और बढ़ेंगी, किस किस तरह की चीजें आपने फाइल की हैं, क्या पेपर्स आपने कोर्ट में फाइल किए हैं, वो आगे देखने वाली चीजें, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसमें आगे जाकर उनको जीत कर लाएंगे और साबित होगा कि वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। अब जहां तक ग्वादर पोर्ट की बात करें, देखिए चाइना को लेकर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं है, ये ना हिंदुस्तान की बात है, ना पाकिस्तान की बात है, ना नेपाल की बात है, ना मलेशिया की बात है, ना इंडोनेशिया की बात है, ना रशिया की बात है, ना जापान की बात है। आप मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जो कहीं ना कहीं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता हो
और उसको टेंशन ना हो। आपने श्रीलंका का देखा, हमनटोटा पोर्ट किस तरह से उन्होंने लिया है, वहां पर महंगे लोन देकर, और क्या सिचुएशन कन्वर्ट करने के बाद आज श्रीलंका किस तरह से सिचुएशन कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेपाल ऑलरेडी बहुत परेशानी में उनके साथ चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया की तो पूरी जितनी भी सीमा है वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसी को वो कहते हैं कि ये हमारी है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें जलन है, ना हमें ये है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आज गलवान घाटी का लाइव एग्जांपल लें तो चाइना अपनी स्टैंड पोजीशन से 2 किलोमीटर पीछे गया है। सिचुएशन ये है कि ये जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी जाकर निमू में कहा क्लियर कट के देखिए वो जो विस्तारवादी सोच है, वो जो एक्सटेंशनिस्ट सोच है, वो और इस दुनिया में नहीं चलने वाली। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा ये होना चाहिए इसके पीछे कि हम विस्तारवाद की जगह विकासवाद की बात करें। किसी भी कंट्री का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, अगर उनका एक रिलेशनशिप टाइज मजबूत होती है तो ये बहुत बेहतर है उन दोनों के लिए, लेकिन वो किस कॉस्ट पर मजबूत हो रही है, वहां एक प्रॉब्लम वाली बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदुस्तान ने आज जो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया, ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड नहीं था चाइना से, लेकिन समय के साथ साथ जैसे चीजें एक्सपोज होती गई और दुनिया में चारों तरफ से चाइना के लिए कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनता गया। आज देखिए किस तरह से एक्सपोज है चाइना। आज दुनिया में कोई एक कंट्री बता दीजिए आपको छोड़कर जो उनके साथ खड़ा हुआ हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स का साथ में रहना बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते, जाहिर है पड़ोसियों को तो कभी नहीं बदला जा सकता। बेहतर हो कि आप एक अच्छे ट्रेड रिश्ते में आए, आप चीजें आगे अच्छा करें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपको आपकी सीमाओं को, आपके व्यापार को, आपके ट्रेड को उससे फर्क पड़ने लगे, उससे नुकसान होने लगे, किस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से लगातार जापान ने भी और अमेरिका ने भी कितनी बार इनको वार्निंग्स दी हैं, क्या सिचुएशन और क्या रिजल्ट्स आए हैं वो सब आपके सामने है। जी फखर, आपने बात सुनी, लेकिन आप एग्री करेंगे या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं बहरहाल भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके। बिल्कुल, ये बात ऐसी नहीं है कि मतलब ये कोई सिर्फ मेरी और आपकी या त्यागी जी की बात नहीं है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें। नो डाउट वो अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे, हम अपने पाकिस्तान को, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक हो के सोचें, इनके 11 गालबन कॉन्सुलेट है, हमारा बॉर्डर है तकरीबन 1650 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ये शुरू हो रहा है चित्राल से शुरू होता और ये आखिरी इसका जो हमारा वो है चमन के साथ, मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है फिर पूरा अफगानिस्तान के साथ है, जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। और इसके ऊपर तकरीबन 7 या 8 क्रॉसिंग्स हैं, जिसको मतलब ट्रेड कॉरिडोर भी कहते हैं। और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उसके ऊपर एक फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इसको राउंड द क्लॉक खोला जाए, ठीक है। तो वहां पे इनके कॉन्सुलेट है। मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन से ऐसे मतलब तिजारती मतलब रवाबित है या कोई बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है दोनों मुल्कों में, जिसके लिए इतने सारे कॉन्सुलेट है कि यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो जाके वो कॉन्सुलेट में जाए, जलालाबाद में जाए, वो जो है वो मतलब मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके, हेलमंद में जाए, फला काबुल में तो नो डाउट कि इनका अपना एक इनकी एम्बेसी है बड़ी, हमारी भी है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि उनका ज्यादातर मतलब जो इंटरेक्शन है वो तो पाकिस्तान के साथ है। पेशावर अगर आप करेंगे, त्यागी जी को मतलब टीवी पे देखा होगा, अगर इन्होंने कभी विजिट नहीं किया पेशावर को, तो पेशावर आपको ऐसे लगेगा कि हमारे अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो आपको कम नजर आएंगे, आपको सारे के सारे अफगानी नजर आएंगे। तो अगर हमारा वहां पे कॉन्सुलेट है उसकी तो एक तुक बनती है, हिंदुस्तान की क्या तुक बनती है, ये बात हुई। दूसरी बात इन्होंने की कि चाइना को पूरी दुनिया ने जुटला दिया। भाई मेरे, बिल्कुल आपके साथ उनका मसला हुआ, हो सकता है कोई भी मतलब किसी का भी हो सकता है। आपकी हमारी भी 3-4 जंगें हुई हैं, आपकी पहले भी चाइना के साथ 1962 में जंग हुई है, हो सकती है पड़ोस के ममालिक का कोई मसला हो सकता है, आपकी भी हुई। लेकिन इस वक्त आपने बात की कि अमेरिका अगर चाइना के साथ नहीं खड़ा हो रहा तो अमेरिका के मकासद और हैं, वो आपकी मोहब्बत की वजह से या चाइना की नफरत में इस तरह नहीं खड़ा हो रहा, वो उसके इकोनॉमी की वजह से उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको पता है कि अगर इनकी इकोनॉमी इस स्पीड से 8 और 9 और 10 की स्पीड से अगर मतलब आपकी ये जिसे कहते हैं ग्रोथ होती रही आपकी इकोनॉमी की, तो भाई इस वक्त अमेरिका के लिए एक हकीकी खतरा चाइना है।
अगर वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है, बिलीव मी, मैं आपको मतलब जिसे कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं कि उसको आपसे मोहब्बत नहीं है, ना मेरे से कोई मोहब्बत है, ना मेरे 22 करोड़ आवाम से मोहब्बत है, ना आपके 130 करोड़ से उनको मोहब्बत है। उनको मोहब्बत है तो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से जो अमेरिका को फायदा दे सकती है, वो किसी भी तरीके से। वो मुझे इस्तेमाल करके उनको फायदा पहुंच सकता है, वो करेंगे। वो आपको इस्तेमाल करके वो उनको फायदा होता है तो वो करेंगे। यही चीज वो मोदी जी के साथ भी कर रहे हैं। उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है, और इस रीजन से क्या, किसी भी रीजन से। उनका एक काम है, अफगानिस्तान के अंदर वो लोग आए, मुझे बताएं कि 10 लाख 12 लाख अफगानियों को मारा। मैंने उस दिन भी माइक पोम्पियो के ट्विटर पे ये मैंने लिखा, मैंने कहा सर कहते हैं कि अमन फ्ला फ्ला फ्ला, मैंने कहा आप अमन की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि अमन। मैंने कहा जिसने इराक के अंदर 10 लाख लोगों को मारा, जिसने सीरिया के अंदर लोगों को मारा, जिसने जो है अफगानिस्तान में मारा, जिसने जो है आपकी लीबिया में मारा, आप लोग अमन की और इस बात की बात करते हैं, और आप मतलब ये करते हैं कि मैंने कहा टेररिज्म क्या होती है? जब आप किसी को बगैर किसी रीजन के मारते हैं, दैट इज टेररिज्म। वो किसी भी तरीके से, वो जहां से बम गिरा के आप कर लें, या कोई AK-47 से आप फायर करें, या LMG से फायर करें, या अपनी आर्टिलरी को यूज करें, ये सारे टेररिज्म में आते हैं कि आप मासूम लोगों को मारते हैं। जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई अफगानिस्तान के अंदर 2018 की, 2019 के भी, 2020 की नहीं आई, कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पे जो आम लोगों की हुई है, वहां की फोर्सेस, उसमें अमेरिका की फोर्स सबसे ज्यादा है वहां पर, उसके बाद नाटो फोर्सेस और अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेस। हालांकि मसला तो ये होना चाहिए कि तालिबान का ये काम एक गुरीला वार है, उन्होंने किसी के ऊपर हमला करना और ये सारी चीजें करनी है। एक बात इन्होंने की मोदी जी की कि उस दिन वो ले गए हुए थे, मैंने उनकी पूरी स्पीच देखी थी। मैंने टीवी लगा के उनको मैंने बिल्कुल गौर से सुना कि मोदी जी जिस तरीके से, मोदी जी मशहूर है, बड़े अग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर है आपके, क्योंकि मैंने उनको जब पिछले आपका इलेक्शन हुआ था, जब अभी वो इलेक्ट होके आए, तो उसमें वो यकीन करें जब वो तकरीर करते थे तो उनका मतलब एक होता था, कहता है यार ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान को 2-3 उसने सुनानी थी। आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है, पकड़। और उसके बाद लोग क्लैपिंग करते थे, और एक सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो उसका वो जिक्र बड़ा मतलब कैटेगोरिकली करते। लेकिन जब ले में वो मौजूद थे, मुझे इस बात से बड़ी हैरानगी हुई। मैं पूरी तकरीर मैंने सिर्फ इसलिए मोदी जी की सुनी कि मैंने कहा यार चाइना को भी, ठीक है हम तो बड़े कमजोर मुल्क है यार, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान से एक छोटा सा मुल्क अलग हुआ है, उसकी क्या इतनी वो है, न इतनी बड़ी इकोनॉमी, न इतनी बड़ी पॉपुलेशन, न इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, न इतने बड़े सफारती ताल्लुकात, कुछ भी नहीं उस तरीके से जो हिंदुस्तान का है। भाई अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, पता नहीं बड़े बड़े यूरोप खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत मतलब एक पता नहीं कितने ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी, हमारी तो क्या है 200-250 ट्रिलियन की जो है बिलियन की इकोनॉमी, तो बड़ा फर्क है। तो मैंने कहा मोदी जी को कहेंगे चाइना के शी जिनपिंग साहब, आपकी क्या हैसियत है कि आपने मेरे जो है 20 या 22 जवानों को आपने गलवान में मारा है? मैं आपको इसको वो जवाब दूंगा कि आप याद करोगे, आप अपनी नस्लों को बताओगे कि यार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये 1962 या 1967 नहीं है कि आपने जो है 30,000 किलोमीटर की जमीन आपने कब्जा कर ली थी। तो ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मोदी जी से, लेकिन मोदी जी ने, मुझे नहीं पता कि क्यों ये डर था, कोई मसलहत थी उसमें या कोई और वजह थी, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोदी जी कम से कम जब आप बॉर्डर पे फौजियों के सामने खड़े होंगे, अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट भी वहां के किसी LOC पे जाऊंगा, फौज के सामने खड़ा हूंगा, अफगान बॉर्डर पे जाऊंगा खड़ा हूंगा, या किसी और बॉर्डर पे, तो मैं फौजियों के साथ उस तरीके से बात करूंगा, ना कि वहां पे मैं वो बात करूंगा जो मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के करता हूँ। पार्लियामेंट पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं, फौजियों का सिस्टम और होता है। फौजी को ये नहीं चाहिए कि भाई वो तो कहेंगे कि भाई हमने ये सुलह कर दी, हमने वो, फौजी को ये बिल्कुल नहीं चाहिए। फौजी का ये काम ही नहीं है सुलह करना, सुलह करना है पॉलिटिकल लोगों का काम, फौजी का काम है लड़ना। वो आपके हिंदुस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, अफगानिस्तान की, या किसी भी मुल्क की। तो ये सारी चीजें वहां पे मोदी जी, यकीन करें मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं माजरत के साथ, कि उनको जो गांधी साहब हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने उनको सरेंडर लिखा, राहुल गांधी साहब ने उसको, और यकीन करें कि मैं मोदी जी की मुझे 100 इख्तिलाफ उनकी पॉलिसी से होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन अगर वहां के लोग उनसे खुश हैं तो भाई वो अच्छा है। अगर वो मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है तो लाजमी सी बात है, मेरे मुल्क में का तो वजीर आजम नहीं है,
तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं कह पाकिस्तान को तो कहता है पाकिस्तान क्या तेरी हैसियत, ये मैंने जहाज भेज और ये मैंने जो है ना 300 बंदों को बालाकोट में निस्तनाबूद कर दी जिनकी लाशें भी हमें आज तक नहीं मिली। तो मैं ये एक्सपेक्ट उनसे कर रहा था कि वो चाइना को भी इस तरीके से आंखें भी दिखाएंगे और जरा बेशक हमला नहीं करता, कोई भी मुल्क आज के दौर में नहीं लड़ता डायरेक्टली, लेकिन एटलीस्ट जब आप फौज के सामने बॉर्डर पे खड़े और उस बॉर्डर पे कि जहां पे आपके एक हफ्ता पहले 20-22 लोग मारे गए और आपके जो है 30 या 40 या 50 जितने भी हुए वो आपके सीरियस इंजर हुए। यकीनन चाइना की भी कैजुअलिटीज हुई, उन्होंने छुपाई या जो भी किया उन्होंने अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने अटैक आपके फौजियों के ऊपर किया, तो उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं और कहते हैं मैं 2 चपेड़े लगाऊंगा ना तुम्हारी औकात में याद दिला दूंगा। इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जी त्यागी जी, आपने बात नहीं पकड़ी, तो बिल्कुल इतने फौजी आपके शहीद किए हैं चाइना ने, लेकिन उस तरह से जवाब नहीं दिया मोदी जी ने। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शुरुआत से लेकर चलते हैं 1962 के बाद से। पहले थोड़ा सा अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मेरे मित्र ने कहा फकर ने कि अमेरिका को अगर कुछ चीज चाहिए या फिर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, या फिर जिस तरह से इकोनॉमी चाइना की बढ़ती जा रही है उससे उसको टेंशन है। आप एक चीज बहुत समझ लीजिए अच्छी तरह से, चाहे वो बायलैटरल टाइज हो, चाहे ट्राइलैटरल टाइज हो, चाहे किसी भी देश के किसी भी देश से संबंध हो, यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी किसी देश से रिश्तेदारी है तो इसलिए संबंध चलेगा। यहां पर वो परिवार वाला माहौल नहीं है। हर कोई मुल्क हर किसी से अगर जुड़ा हुआ है तो सम वे और दी अदर कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेकर, उनके फायदों को लेकर, चाहे वो अमेरिका हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो चाइना किसी और से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान चाइना से जुड़ा हुआ हो, हर जगह इकोनॉमी ही इन्वॉल्व है। हर जगह कोई अपना देश दूसरे देश से कैसे बेहतर बन सकता है, हम उससे क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले सकते हैं, क्या हम उससे डिफेंस में फायदा ले सकते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर क्या हमें फायदे हो सकते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका मुझे इस वजह से कर रहा है तो इस वजह से ही सही, क्योंकि उसका सीधा रीजन ये है कि जो पॉलिसी चाइना की है वो वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल आज के जमाने में नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं कि डेवलपमेंट इज द की, एक्सटेंशनिस्ट या फिर विस्तारवादी चीज नहीं चल सकती। आप एक चीज बताइए, फकर साहब बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, मैं सिर्फ सीधा पूछना चाहता हूं, एक चीज बताइए, 16 मुल्कों से आप अपने बॉर्डर शेयर करते हैं जो धरती पर हैं, 23 मुल्कों से आपकी लड़ाई है। आप एक चीज बताइए, इंडिया गलत हो सकता है या फिर चाइना गलत, इंडोनेशिया गलत हो सकता है, जापान गलत, कितने मुल्क गलत होंगे? कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं उनकी सिचुएशन वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं कि चलो अमेरिका को इस वजह से दिक्कत है चाइना से कि भाई वहां पर उनकी जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है वो बहुत खतरनाक लगता है उनको, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड लीड करेंगे। लेकिन साहब जापान क्यों परेशान है? इंडोनेशिया इतना सा मुल्क है, मैंने पिछली बार भी कहा था, इतना सा मुल्क है। मलेशिया इतना सा मुल्क है, क्यों परेशान है इनसे? भारत आए दिन आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन, श्रीलंका आप देख ही रहे हैं, नेपाल ने भरोसा किया था, देख लीजिए उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए क्या सिचुएशन है। प्रॉब्लम चाइना या चाइना की इकोनॉमी नहीं है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं डेवलप्ड लेवल पर, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जब कहीं ना कहीं आप होता क्या है कि जब आप बॉर्डर पर होते हैं, जैसे हमारा LAC है चाइना के साथ, वहां पर एक वर्ड होता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए आगे जाना। उनकी आदत है जहां पर भी बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, और अगर बॉर्डर डिसाइडेड है भी तो भी क्रीपिंग करते हुए, रेंगते हुए, आज 2 फीट कल 3 फीट, जो स्टेटस को रहता है उसको मेंटेन ही नहीं रहने देते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों खड़ी है? उनके आगे बढ़ने की वजह से नहीं, वो एक रीजन हो सकता है। आज भी उनके बहुत सारे प्रोडक्ट सारी दुनिया में चल रहे हैं ना, बहुत लोगों ने उनको नहीं बैन किया है अभी। आने वाले समय में उनकी हरकतों को देखकर उनकी इकोनॉमी को जरूर डेंट लगेगा, और हिंदुस्तान से लगा है। 11,000 करोड़ के स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट कैंसिल हुए हैं, उनकी चाइनीज ऐप बंद हो गई है, उसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान से हुआ है। माइक पॉम्पियो को आप लगातार देख ही रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को आप लगातार देख ही रहे होंगे। तो ये सिर्फ उनके आगे बढ़ने की वजह से नहीं है, वो जिस तरह से चीजों को कवर करना चाहते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं चलता। मैं कहता हूं, चाहे आपने अपने मुल्क को लेकर कहा कि पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, कुछ नहीं, आप कितने से भी छोटा मुल्क हो, लेकिन कल अगर आपको कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जरूर फाइट बैक करने की जरूर कोशिश करो, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। तो एजेंडा सिर्फ ये है कि आज इन चीजों को लेकर दुनिया बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कट है। दूसरा, अब आ जाते हैं, आपने कहा कि अफगानिस्तान में क्या किया अमेरिका ने। मैं अमेरिका का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं और उस चीज में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे नाटो ने क्या किया, तालिबान ने क्या किया, वहां पर हालात कैसे थे, क्या साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएशन रहती है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाइना के परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते होंगे साउथ चाइना सी में क्या कर रहे हैं ये लोग, वो आपके लिए भी खतरा है। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
और अगर वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा एशिया और तक यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स तक भी कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे, जो कि आज नहीं तो कल खतरा है। तो कभी ना कभी तो आज या कल या परसों, आज इंडिया ने कन्फ्रंट किया, आज यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है, जापान खड़ा है, सब लोग खड़े। अगर आज कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, इसलिए उनके सामने पूरी दुनिया खड़ी। अब आ जाते हैं मोदी जी पर। आपने जो कहा कि मेरे देश के लीडर हैं, आरजू तो खासतौर पर आती रहती है इंडियन टीवी चैनल्स पर, और कमाल की बात यह बड़ा कोइंसिडेंस कि आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज जब आपने बोलना शुरू किया वो शुरुआत से ही मैच होने लग गई थी। तब अगर आप नहीं भी नाम तो मैं लिख देता, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप एक चीज समझिए, जब आप ईस्टर्न लद्दाख की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर हिंदुस्तान का कोई भी, अगर हमारे यहां से डिफेंस मिनिस्टर भी जाते थे ना, तो हमेशा चाइना चिल्लाता था, एक पूरी जोर से ताकत के साथ ग्लोबल टाइम्स में लंबा चौड़ा भाषण लिखता था और कहता था कि ये जो हिंदुस्तान यहाँ पर आ रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, हमें इस पे एतराज है, हम इनको नहीं आने देंगे और ये गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक भी ग्लोबल टाइम्स हेडलाइन सुनी आज? मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे के आए। विस्तारवादी नीति किसकी है? रोज आप अखबार में जर्नलिस्ट हैं तो लिखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, सब जानते हैं एक्सटेंशनिस्ट कौन है, चाइना है। खुलकर कहा हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि सुनिए, आप जो ये नीति चला रहे हैं ये अब चलने वाली नहीं है। तो जब मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, मैसेज अपने आप क्लियर है। अब एक चीज बताइए, लद्दाख में जाकर पाकिस्तान को तो नहीं बताएंगे हम, जाहिर है चाइना को ही बोल रहे थे ना, तो जिसको समझना था वो समझ भी गए, 2 किलोमीटर पीछे चले भी गए। लेकिन जिन्होंने सरेंडर गांधी कहा और जिनके साथ मैं अभी बहस कर रहा हूं वही नहीं समझे, बाकी सारी दुनिया भी समझ गई, आरजू काजमी भी मुस्कुरा रही है वो भी समझ गई, चाइना ग्लोबल टाइम्स भी समझ गया, पीएलए भी 2 किलोमीटर पीछे चला गया, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। देखिए बात बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आज ही चीन के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर जियोनल योंग ने कहा है कि चाइना के 100 से ज्यादा चीनी सैनिक यानी कि पीएलए को मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाइना कह रहा है, ये वो देश कह रहा है जहां से रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती, ये वो देश कह रहा है जहां से 70 मिलियन मोबाइल यूजर्स गायब हो गए कोरोना के बाद, और काउंट कितना दिखाया इस दुनिया को उसने वो आप सब जानते हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना है, तो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कोई भी हो, आज के समय में डेवलपमेंट इज द की। आप भी और मैं भी, आप जब आजाद हुए सेम टाइम हुए, सारी चीजें हुई। हिंदुस्तान कहां पहुंचा है आप जानते हैं, पाकिस्तान कहां है आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाइना और भी कहां है ये भी आप जानते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, आज के जमाने में व्यापार करना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप अपनी सीमाएं कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर सकते। आप एक चीज बताइए, जब मई तक का स्टेटस क्वो था, सारी चीजें थी, और आप ही मुझसे कह रहे हैं कि मेरे देश के 20 जवानों को उसने शहीद किया, वो अलग है कि हमने उनके 56 से ज्यादा जवानों को शहीद किया और कुछ चाइनीज कह रहे हैं 100 से ज्यादा, तो गलत कौन हुआ? चाइना ना। आप ही कह रहे हैं कि हमला किया, आप किसकी तरफ खड़े हैं? चाइना की तरफ। तो गलत कौन हुआ? आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जहां तक आपने शुरुआत में एक बहुत लंबा स्टेटमेंट उसको भी, आतंकवाद को भी लेकर दिया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है आतंकवाद से तो वो पाकिस्तान ही है। तो साहब एक चीज देखिए ना, दीमक अगर मेरे घर में लगेगी तो सबसे पहले परेशान और सबसे ज्यादा परेशान मैं ही होऊंगा, फिर बाद में जाके मेरे पड़ोसी और उसके पड़ोसी और उसके पड़ोसी होते रहेंगे। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने शायद 1% के लिए गलती कर दी होगी शहीद कहते हुए, अभी पिछले दिनों आपके हाउस में जो हुआ, लेकिन क्या उसका कंडेमिनेशन, क्या उसका करेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं आना चाहिए था? क्या मंत्री उस चीज को आकर कहते हैं, क्या वो काफी है? आपके देश में अगर टेररिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आपके जो क्या बोलते प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि वो शहीद कर दिया उनको आकर, क्या इसकी क्लैरिफिकेशन, मैं मानता हूं जबान फिसल गई उनकी, लेकिन क्या इसकी क्लैरिफिकेशन सिर्फ उनसे ही नहीं आनी चाहिए थी? आपको तमाम जगह चीजें पता चली हैं, तमाम जगह लोगों ने सबूत दिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको लेकर लगातार बोलता रहा है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर वोकल रही है कि आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान, इस चीज का सोल्यूशन तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना साहब। अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो दुनिया तो कहेगी ही, वो तो नॉर्मल है। अब भाई ओसामा बिन लादेन, भगवान ना करे और आपकी भाषा में तौबा तौबा तौबा, अगर हिंदुस्तान में मिल गया होता तो इमेजिन कीजिए हमारे देश को क्या कह रहे होते लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये रियलिटी, इसको ना आप चेंज कर सकते हैं ना। मैं जी मगर
अच्छा, एक तो इन्होंने स्टेटमेंट की बात की प्राइम मिनिस्टर की, बिल्कुल उसके ऊपर मैंने आप ही के 2 शायद या 3 टीवी चैनल्स पे मैं अपेयर हुआ था, शोज में मैंने वहां पे भी बात की थी, और जो मैं खुद शो होस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, मैंने उसके ऊपर भी बात की, शायद यूट्यूब और ट्विटर सब चीजों के ऊपर। जो गलत है वो गलत है, उसका ताल्लुक इमरान खान से या नरेंद्र मोदी साहब से नहीं है, वो कोई भी है, मैं उसको बिल्कुल जी। आपकी वीडियो फिर फ्रीज हुई। स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे बात करता हूँ और बड़ा ओपन कर रहा हूँ। जी 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 जी। अब मेरी ऑडियो जी, अब आ रही है ऑडियो। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने जो मतलब वो किया वो गलत, लेकिन अगर आप ये कहते हैं, ये वाली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट, देखें इस पाकिस्तान ने आज इस वक्त 2020 में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, वही अमेरिका जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था और जिसको कहता था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, टीटीए जिसको कहा जाता है, उसके साथ कतर में दफ्तर, क्या आपको क्या लगता है कि कतर हुकूमत ने उनका ऑफिस खोला है? नहीं, क्योंकि नाटो की और अमेरिकन फोर्सेस की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट जो इस रीजन के लिए, दैट इज इन दोहा, वो ऑफिस किसके कहने पे खोला गया? अमेरिका के कहने पे। ज़ल्मी खलीलजाद को बाकायदा एनवॉय मुकर्रर किया, जो मेरे ख्याल में पूरा, शायद उनका पूरा महीना जो है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग लगी रहती है, कहां से? यूएस टू अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। तो ये वाली चीजें जो आप बात करें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस रीजन में जिसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी फौज वाहिद फौज थी जो लड़ी है टेररिज्म के खिलाफ। आपके फौज के खिलाफ पिछले साल पुलवामा में एक सुसाइड अटैक हुआ, हमारे एक दिन में 10-10, 12-12 और 15-15 अटैक्स होते रहे, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क ने सरवाइव किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके मुल्क में एक सुसाइड अटैक होता है, यकीन करें आपकी सारी चीजें ड्रम से नीचे गिर जाए। मेरे मुल्क ने 120-130 अरब डॉलर का नुकसान किया, 70,000 लोगों की जिंदगियां गई, और ये वाली जंग लड़के आज अगर मैं पुरअमन तरीके से, मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रेवल करता हूं, मैं बलूचिस्तान भी जाता हूं, मैं पुराने फाटा विजिट करता हूं, ये वो इलाके थे जो नो गो एरिया कहलाते थे। ये ठीक है, आपने जब मेरे खैबर पुख्तनख्वा को कम से कम 5 से 7 मिलियन लोग जो है वो आईडीपीज बने थे, किस वजह से? टेररिज्म की वजह से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन सपोर्ट करता था? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आपका क्या ख्याल है कि तहरीक तालिबान जो मौलाना फजलुल्लाह था सवात का, एक मस्जिद का मौलवी था, वो इतना बड़ा हो गया था कि वो एक जिसे कहते हैं प्रोफेशनल फौज के खिलाफ लड़ सके? नहीं लड़ सकता, वो कभी भी नहीं लड़ सकता। मैं कहता हूं एक दिन भी छोड़ के, मैं कहता हूं 1 घंटा भी नहीं लड़ सकता। मुझे पता है कि यार एमिनेशन इस वक्त कितना महंगा है। एक AK-47 खरीदने के लिए आपको पाकिस्तानी 3 से 3.5 लाख रुपए चाहिए, एक AK-47। उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सब कुछ मौजूद है। तो ये सारी चीजें बगैर किसी सपोर्ट के नहीं होती। वही अमेरिका, अगर पाकिस्तान इतना खराब मुल्क है इस रीजन का, तो तालिबान के लिए मुज़ाकरात पाकिस्तान ही है वाहिद रास्ता जिसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप, माइक पोम्पियो, ज़ल्मी खलीलजाद, ये सारे लोग इसी रास्ते से होके जाते हैं और ये कहते हैं कि यार ये हमने करना है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान को उस जो अमन मुज़ाकरात है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिजर्वेशन थी, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी, और आपको पता होगा कि 1-1.5 माह पहले ज़ल्मी खलीलजाद ने दिल्ली को भी विजिट किया था। हालांकि नॉर्मली वो वहां नहीं जाते, वो दोहा, काबुल एंड इस्लामाबाद, ये 3 जगह जहां पे वो विजिट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों? क्या उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका को, आपके हिंदुस्तान ने कहा कि भाई अगर हमने 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हम किधर करें? हालांकि चाइना ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि कोई स्टेक्स नहीं है हिंदुस्तान के अफगानिस्तान में, न कोई उनके साथ उनका कोई बॉर्डर रखता है, न कोई इस किस्म की कोई ट्रेड हो रही है, कोई मतलब कोई बायलैटरल या कुछ किसी भी तरीके से कि आप कहें कि भाई एक हिंदुस्तान को इसके बीच में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, हम सिर्फ इल्जामात लगाने से नहीं काम चलता। मैं कहूं जी हमने तो जी हमारे फौज के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, नहीं भाई, ये नहीं होता। इसके पीछे, इस जंग के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। मैंने शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि बेशक इसमें पाकिस्तान की भी गलती है कि पाकिस्तान ने 1979 में जिसको वली खान साहब ने फसाद कहा था और बादशाह खान साहब ने, उस फसाद के अंदर पाकिस्तान ने जिहाद का नाम देखी क्योंकि अमेरिका को सोवियत यूनियन को तोड़ना था। ये सारी कहानी जब वहां शुरू होती है तो वो ये सब चीजें,
हिंदुस्तान अपने तरीके से कर रहा होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर हमारे मुल्क में अगर कुछ भी हो रहा होता है तो हम हिंदुस्तान के ऊपर डाल दें, हर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं डालूंगा। बेशक कोई कहता है हर चीज डालता है तो मैं उसको नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसको सपोर्ट किया जाता है। एक बात क्योंकि लंबी मेरी बहुत ज्यादा हो रही है, सॉरी फॉर दैट। आपके प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले ढाका में खड़े होके वहां पे कहा था कि यार हम ही है जिसने पाकिस्तान को तोड़ा। एक सॉवरन मुल्क को आप तोड़ते, इसको आप क्या नाम देंगे? बेशक जो भी था वहां पर, मैं अलग से वो कहता हूं, उसके लिए यूनाइटेड नेशन मौजूद है। अगर कहीं पे कोई इस किस्म का इस तिमोर बना आपका, ठीक है, वो 2 मुल्क बने, एक मुसलमानों के पास चला गया, एक क्रिश्चियन के पास चला गया, लेकिन उसके लिए यूनाइटेड नेशन आया। यहां पर यूनाइटेड नेशन कोई नहीं आया, तब सिर्फ ये था कि ये बेसिकली दीज आर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ टेररिज्म। तो अगर हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हम ये एलिगेशन लगाएंगे कि उसने श्रीनगर में जो है हिंदुस्तान के 3 फौजियों को मुकाबला हुआ, वहां पे आप उनको, जिनको आप इंसर्जेंट्स कहते हैं या टेररिस्ट कहते हैं, हमारे यहाँ उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है, उनके साथ लड़ते हुए जी 3 फौजी आपके जो है वो जहां बाग हो गए। भाई अगर आप करेंगे अगर आप जी जी अगर कंप्लीट कर ले, लेकिन जरा जल्दी में जी। चलो ठीक है, बिल्कुल आप इनसे मुकल्ले में फिर तो मैं लास्ट कमेंट के लिए जाऊंगी जी त्यागी साहब की तरफ। जी देखिए जहां तक हिस्ट्री की बात है, आपने लगातार कहा 71 का रेफरेंस दिया, मैं 71 में बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, वहाँ क्लैश था, सारी चीजें सामने गए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन पिक्चर में आया, सब कुछ हिस्ट्री में मौजूद है। मैं जानना चाहूं तो फिर कश्मीर में भी जा सकता हूं। अगर आप बात करें 26 दिसंबर 1947 की बात कर सकता हूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात कर सकता हूं, वहां पर क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, हरि सिंह ने कॉन्ट्रैक्चुअल डेट किसके साथ साइन किया था, उसके बाद आने वाले समय में किसने किस पर हमला किया, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस बॉर्डर पर आज इतना लड़ाई हो रही है और जो सिचुएशंस हो रही हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो सब आपने देखी है। मुझे लगता है उसमें जाने से बेहतर ये है कि आज की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो में सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान ही सिर्फ आपको नहीं कह रहा है। आपने कहा कि हमने 130 अरब डॉलर का नुकसान किया, उसके अलावा हमने बहुत सारे आतंकवादी हमले देखे। मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं, जब आपके यहाँ पर स्कूल पर हमला हुआ, हिंदुस्तान भी बराबर दुखी हुआ था। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग उस बात से बेहद खासे नाराज थे कि क्यों ये हुआ, क्या ये हुआ। टेररिज्म चाहे आपके लिए हो, मेरे लिए हो, सबसे ज्यादा खतरनाक है बेहद। लेकिन आज ये बात, इस बात को भी कोई मानने को मतलब तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। अगर सरकारों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो इतने फल फूले नहीं होते। आप देखिए ना, प्रॉक्सी वॉर की तरह लगातार इस्तेमाल करना टेररिज्म को कहां तक सही है। मैं कहता हूं आपको कि चलो ठीक है, हिंदुस्तान तो आपका बॉर्डरिंग स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गए साहब आप बॉम्ब लेके, और फिर आप कहेंगे कि टेररिज्म हमारे यहां पर भी है। कोई बाइक करेगा इस बात को? नहीं करेगा ना। मतलब एक देयर हैज टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। कम से कम किसी भी चीज के लिए एक लॉजिक होना बेहद अनिवार्य है। मैं कहता हूं, अब आप थोड़ा सा इस चीज को ले लीजिए। 71 में आपने बांग्लादेश को कहा, हम लगातार कहते हैं जिस तरह से इंडिया ने वहां पर रोल प्ले किया वो इंपॉर्टेंट है। आज बलोचिस्तान की जो कैजुअलिटीज और जो चीजें निकलकर आ रही हैं, खैबर पख्तून में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पंजाब सिंध में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिसको आप आजाद कश्मीर का नाम देते हैं, वो आपने लड़ाई करके छीना बेईमानी के बाद, आप जानते हैं। 27 सितंबर 1947 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं था, आपके कायदे आजम भी कहीं नहीं थे, उनका कहीं नाम भी नहीं था। गूगल करेंगे, अग्रीमेंट निकल जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद आप समझेंगे उसको कि वहां से ही शुरुआत हो गई थी इस चीज की। जब कश्मीर में कबायली आए थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान कहीं नहीं था साहब। कश्मीर वाज ऑल टुगेदर एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी एसोसिएटेड विद इंडिया। ये तो आप भी जानते हैं, इसको तो मना नहीं करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से वहीं से इन्वेजन चालू हुआ, वहीं से चीजों को बढ़ाना चालू किया गया, फिर एक समय के बाद, उसके बाद 90s में आते आते किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाया गया। आपने कहा कि हमारे यहाँ उसको जिहाद कहते हैं। मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन मैंने कुरान बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। जिहाद का मतलब मैं तो ये नहीं समझता जो मेरे देश में आकर लोग करते हैं या आपके देश में जो लोग आकर करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज है। 90s में हम लोगों को चीख चीख कर बताते थे, इंडिया हमेशा कहता था हम टेररिज्म से ज्यादा परेशान है, बेहद परेशान है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। नहीं मानता था वेस्टर्न वर्ल्ड, आज सारा वो भी मान रहा है। कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस तो बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसको तोड़ेगा कोई नहीं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा देश भी कुछ नहीं कर सकता, आप ही को कहीं ना कहीं उसको इरेडिकेट करके चीजों को लाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बेहतर है एक प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच। आपने इमरान खान की बात को कहा कि हाँ उन्होंने गलत किया ये चीज, वेल वेरी गुड। मैं कहता हूं आई रियली अप्रिशिएट इट। आपने ऐसा कहा, बहुत बड़ी बात है। अपने देश में बैठकर, जहां पर DGISPR आसिफ गफूर साहब का कितना चलता है सब जानते हैं, और भी कितने लोगों का कितना चलता है सब जानते हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने कहा, मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, जर्नलिस्ट अप्रोच बहुत अच्छी बात है। लेकिन
ये छोटी छोटी चीज हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में राइटिंग्स बन जाती हैं। आप मतलब वो दीवारों पर लिख जाती हैं, किताबों पर लिख जाती हैं, उनको नहीं मिटा सकते आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहेंगे कि नहीं हम भी इससे लड़ रहे हैं, और आपकी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच है जो पूरी दुनिया ने सुनी जब हमने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, और उसके बाद आप शहीद कहेंगे, तो इसको ऐसे तो नहीं भूला जा सकता ना। ये तो हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट वाली चीज हो गई। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, संबंध कहीं पर भी हो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमेशा बेहतर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे मेरे मुल्क और आपके मुल्क की बीच की बात हो, चाहे किसी तीसरे मुल्क की बात हो, कहीं ना कहीं हमें इस चीज में टेररिज्म को तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, इस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए तो प्रॉब्लम है, जैसा कि आप कह रहे हैं। हालांकि मेरी सरकार और मैं इस बात को और मेरा देश नहीं मानते, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर ये प्रॉब्लम है आपके लिए और मेरे लिए भी, तो इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी, और इसके बारे में बैठकर हमें ही बात करके रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एशिया में आने वाले समय में हर कोई लीड करना चाहेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हर कोई लीड करना चाहेगा। पाकिस्तान चाहे छोटा देश हो, लेकिन छोटे देश भी आजकल बहुत आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। और जहां तक चीजों की बात है, मिलजुल कर अगर आगे करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब तक आतंकवाद है, ना आप एक कदम आगे ले पाएंगे ना हम ले पाएंगे, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं सिचुएशन जब भी कोशिश की गई है बात करने की, उसका एग्जाम्पल, उसका सोल्यूशन क्या निकला है आपके सामने।